हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। गैसियस स्टेट यूनिट नंबर 2, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के बाद बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट सभी क्लास के अंदर आ जाओ। गैसियस स्टेट के अंदर, गैसीय अवस्था के अंदर हम लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, हम नियमों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। आज हम सेकंड लॉ ऑफ गैसियस स्टेट शुरू करने जा रहे हैं। ये लॉ बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन कंफर्म बनेगा 3 मार्क्स का, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता होता है। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है चार्ल्स लॉ शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चों को इंफॉर्म कर दो, लिंक भेज दो वीडियो का कि क्लास के अंदर आ जाएं, क्लास के अंदर आ जाएं सारे बच्चे। फटाफट क्लास ज्वाइन करो सारे बच्चे, शाबाश। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट, वेलकम, आपका स्वागत है आपका। और सभी जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और सारे जिन्हें वीडियो लेक्चर को आप शेयर कर दो ताकि बच्चे क्लास के अंदर आ जाएं। कई बार क्या होता है बच्चों, नेटवर्क इशू का चक्कर रहता है। मान लो आपका नेटवर्क इशू आ रहा है तो या नेटवर्क कम आ रहा है, तो आप क्या करो, उस वीडियो को ना, यहां पर 3 डॉट आते हैं देखो आपके यूट्यूब पे, वहां पर क्लिक करो, या मतलब नीचे की तरफ आता है 3 डॉट, वहां पर उसकी क्वालिटी जो है ना वो 240 पिक्सल पे कर लो, तो आप प्रॉपरली वो वीडियो लेक्चर लगा सकते हैं। इसको बच्चों चार्ल्स लॉ कहते हैं। आज हम चार्ल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। इसको गैल-लैसूक या लुसाक लॉ भी कहते हैं, गैल-लुसाक नियम भी कहा जाता है। यानी इसकी बात करें तो इसको अपने ये भी कहते हैं। ओके, इसको साथ साथ नोट करते जाओ बच्चों। आज काफी इंटरेस्टिंग ये वाला चैप्टर है, ये वाला जो नियम है गैल-लुसाक लॉ करने जा रहे हैं। गैल-लुसाक लॉ इसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि ये जो दिया था ना 2 साइंटिस्ट चार्ल्स एंड गैल-लुसाक ने मिलकर के ये दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं। ओके, अब चार्ल्स लॉ से पहले हमने क्या डिस्कस किया था आपको बता दूं कि चार्ल्स लॉ पढ़ने से पहले हमने जो फर्स्ट लॉ किया था, बॉयल लॉ किया था। मैं सभी से बोलता हूं कि बॉयल लॉ की डेफिनेशन मुझे चैट सेक्शन के अंदर अभी लिखो कि क्या बॉयल लॉ था, बॉयल का नियम क्या था। इससे पता लगेगा कि बच्चे कितना एक्टिवली क्लास लगा रहे हैं, कितना एक्टिवली पढ़ रहे हैं। अगर बच्चों आपने डेली क्लास लगाई आधा घंटा तो आपका बाद में नुकसान नहीं होगा। आज हम चार्ल्स लॉ कर रहे हैं। मैं चार्ल्स लॉ करवाते करवाते मैं वेट करूंगा सारे बच्चे डेफिनेशन डिफाइन करें 1 और 2 लाइन के अंदर, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। मैं चेक कर रहा हूं चैट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर। जिन्होंने क्लास बाद में लगाई है वो कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करो कि आपको बॉयल की डेफिनेशन आती है। और सर ये बॉयल की डेफिनेशन है, बॉयल लॉ की डेफिनेशन है, बॉयल के नियम की व्याख्या। ओके, चार्ल्स लॉ क्या कहता है अब सुनते जाना। मैं साथ साथ बच्चों वेट कर रहा हूं आपका, शाबाश, मुझे बताते रहो। किसी भी फिक्स अमाउंट पर, यह भी क्या कहता है कि किसी फिक्स अमाउंट पर, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस यानी गैस की निश्चित मात्रा पर, किसी गैस की निश्चित मात्रा पर, है ना, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। सुनते जाना, बिल्कुल देसी अंदाज में बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा। एट कांस्टेंट प्रेशर यानी गैस की निश्चित मात्रा पर, यानी गैस की निश्चित मात्रा एवं नियत दाब पर। हमने दाब भी क्या कर दिया बच्चों, नियत कर दिया, है ना, मात्रा भी क्या कर दी, निश्चित कर दी। वॉल्यूम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वॉल्यूम में जो भी इंक्रीमेंट आएगा, वॉल्यूम में जो भी इंक्रीमेंट आएगा या वॉल्यूम में जो भी डिक्रीमेंट आएगा। बच्चों आपको अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, अभी सिर्फ समझा रहा हूं ओनली। ओके, वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा, यानी आयतन में जो कमी या अधिकता आएगी, जो कमी या अधिकता आएगी, अधिकता, है ना, वो आएगी, वो किसके इक्वल होगी, वो क्या चीज इफेक्ट डालेगी, है ना, फिक्स अमाउंट ऑफ गैसेस पर, गैस की निश्चित मात्रा पर एवं नियत दाब पर आयतन में कमी या अधिकता
जो आएगी वो डिपेंड किस पे करती है, वो किस पे निर्भर करती है, वो पर डिग्री सेल्सियस यानी पर डिग्री सेल्सियस यानी प्रति डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। समझे बात को? मैं क्या कर रहा हूं, मैंने गैस ली एक, है ना, गैस ली, इसकी अमाउंट मैंने फिक्स कर दी, इसकी अमाउंट मैंने क्या कर दी बच्चों, फिक्स कर दी, इसकी मात्रा, इसकी सांद्रता, इसकी कंसंट्रेशन ऑफ गैस फिक्स कर दी मैंने, एंड प्रेशर क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट कर दिया। उस टाइम मैं वॉल्यूम की स्टडी कर रहा हूं कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा डिक्रीमेंट आएगा, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्सेस यानी तापमान की तुलना में मैं आयतन की स्टडी कर रहा हूं। अगर मैं तापमान में कोई परिवर्तन लेकर के आऊं, टेम्परेचर में कोई चेंज लेकर के आऊं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि ये लो जो है ना, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर से संबंधित है, वीटी, यानी इसको क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका थर्ड नाम आ गया बच्चों, इसको आयतन ताप नियम भी कहते हैं, यानी वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ भी कहा जाता है, जिसको जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। तो चार्ल्स भाई साहब ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के लॉ को एक्सप्लेन किया, वॉल्यूम टेम्परेचर के रिलेशन को एक्सप्लेन किया, तापमान और आयतन के संबंध को बताया। अभी तक लॉ कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे आगे सारी पिक्चर क्लियर होगी, है ना। तो बात क्या आई कि वह प्रति डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, है ना, पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर मैं इंक्रीज करता हूं, अगर मैं मान लो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना या कम करना, है ना, या मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूं या कम करता हूं, उस टाइम वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आएगा, या तो वॉल्यूम में कमी होगी अगर या उसमें अधिकता होगी। एक बात और समझ लो, तुम्हें बता देता हूं मैं कि वॉल्यूम में जब अधिकता तब होगी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो तापमान जब बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब तापमान में कमी लेकर के आएंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, क्योंकि सीधी सीधी सिंपल सी बात पता है बच्चों आपको, सारी चीजें मैं टुकड़ों में बता रहा हूं, फिर मैं एक साथ सारों को जोड़ दूंगा। आपको पता है कि यहां से मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, स्मॉल क्यू मतलब होता है हीट, उष्मा का, यहां से मैं क्या दे रहा हूं, उष्मा दे रहा हूं। तो आपको बताया कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल टूटेगा। जैसे आकर्षण बल के बीच में टूटेगा तो ये मॉलिक्यूल दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे, और ये मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम पहले गेन कर रहे थे उससे इनका वॉल्यूम ये ज्यादा घेरना शुरू कर देंगे, इनका वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। मेरी एक बात समझ में आ गई कि ये जो चार्ल्स ने ये बात समझाई, ये बात हमें पहले भी पता था, क्योंकि चार्ल्स ने बताई थी ये बात कि वॉल्यूम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तापमान के समानुपाती होता है। पता है हमें ये बात, तापमान को जैसे बढ़ाएंगे, लेकिन वो कितना होगा, अगर ये कहता है कि जो वॉल्यूम में चेंज जो आएगा ना, वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, हाउ टू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो ये कहना चाह रहा है कि जो वॉल्यूम में चेंज आएगा ना, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो गैस का, जी फॉर गैस का जो वॉल्यूम था, जो आयतन था, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर गैस के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट, अगर बढ़ाएंगे तो इंक्रीमेंट लग रहा है, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट आएगा, जो वॉल्यूम जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा V, जितना वॉल्यूम था 0 डिग्री सेल्सियस पर जो V वॉल्यूम था उसका 1/273 1/2273 पार्ट में, भाग में परिवर्तन आएगा, भाग में चेंजेस आएंगे। बच्चों मेरी बात समझ में आई? कोई बात नहीं, आगे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, है ना। तो ये लो कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पे, दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं दूसरे वर्ड्स में, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पे, यानी निश्चित सांद्रता पर यानी नियत मोलों की संख्या पर और नियत दाब पर जो वॉल्यूम
जो जो इंक्रीमेंट लगेगा, जो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट लगेगा, जो वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी, जो वॉल्यूम में कमी आएगी, वो अगर वो तापमान में बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर, जैसे मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर में कम कर रहा हूं तो वॉल्यूम कम होगा। ये तापमान जो है अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो, तो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर इसके वॉल्यूम में चेंज जो आएगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वॉल्यूम था उसके उसके 1/273वें भाग में वृद्धि होगी, यानी 1/273 पार्ट में इसका इंक्रीमेंट लगेगा। बच्चों बात समझ में आई मेरी? जल्दी बताओ। जो 0 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम होगा ना, उसका 1/273 क्या होगा, उसके 1/273 वॉल्यूम में इंक्रीमेंट लगेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर। सिंपल सी बात है। अगर इसको मैं स्टेटमेंट दूं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, फिक्स अमाउंट एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैसेस, increment and decrement depend upon the temperature. If temperature change, then volume change in 1/273 part increase. मेरी बात समझ में आई? अगर मैं इसको डिफाइन करूं लैंग्वेज के अंदर, इसकी डेफिनेशन बनाऊं मैं आपको, जो आपको फेयर करनी है वो कैसे करनी है, फेयर काम अप करना है आपको। मैं जानता हूं कुछ चीजें आपको यहां हो सकता है समझ में ना आई हो, लेकिन मैंने बिल्कुल आराम से करवाया है। इसको वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना, मैं आगे और क्लियर करने जा रहा हूं कि क्या कर रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू, अब लिखो डेफिनेशन, फेयर करो। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड चलो हाँ, एट constant pressure increment or decrement of fixed amount of gases, यानी निश्चित मात्रा पर with 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर इंक्रीज, लिख लो, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 3 part of volume at 0 डिग्री सेल्सियस। ये डेफिनेशन लिखी हमने। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, अभी और एक्सप्लेन करूंगा आपको। किसी निश्चित मात्रा पर, किसी निश्चित मात्रा वाली गैस, किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का नियत, बच्चों ऐसी डेफिनेशन आपको आसान डेफिनेशन नहीं मिलेगी। नियत दाब पर, साथ साथ लिखते जाओ बच्चों, नियत दाब पर तापमान को, यदि तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि या कमी करने पर आयतन में वृद्धि या कमी उसके 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आयतन होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन के
आयतन के 1/273 भाग कमी या वृद्धि होती है। मुझे एक बात पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो गैसेस है उसके मॉलिक्यूल्स के गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, अणु के बीच में आकर्षण बल कम होगा, अणु दूर दूर जाएंगे, जिससे क्या होगा, उनके बीच में आकर्षण बल टूट गया और वॉल्यूम बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन ये कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम था ना, अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, नो डाउट तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लेकिन वो वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा ना, इस वाले वॉल्यूम का V/273 डिग्री सेल्सियस, V/273 पार्ट इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, ये बात है, मेरी बात समझे ना। 1 डिग्री पर ये तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो हाउ टू कैलकुलेट, अगर इसको अपना मैथमेटिकली फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं बच्चों, सिंपल सी बात है, तो मैं समझा दूं बच्चों को, नोट्स बनाने की जरूरत होती है। आपने सिंपल सी ये डेफिनेशन लिखनी है, शेयर करनी है। अब मैं आपको मैं इसका मैथमेटिकली फॉर्म बताने जा रहा हूं। मैंने समझा दिया और इसको समझाने जा रहा हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर जो होता है वो T होता है ना। अगर मैं क्या कर रहा हूं, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम क्या होता है, V0। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम होता है V0। मैंने T टेम्परेचर दिया, लेकिन V0 जैसे ही मैंने T टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उस टाइम जो वॉल्यूम होगा वो VT में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस T टेम्परेचर पे, है ना। तो क्या होगा, ये इंक्रीमेंट निकालने जा रहे हैं, इसका मैथमेटिकली फॉर्म निकालने जा रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम होगा ना, उसका 1/273 पार्ट 1 डिग्री सेल्सियस पर इंक्रीज करने पर इतना पार्ट इंक्रीज होगा। इफ, अब मैं लिखता हूं इसका मैथमेटिकली फॉर्म, इसको मैं लिखता हूं, गणितीय रूप से रिप्रेजेंट करता हूं। इफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में जो इंक्रीज आता है V0, यानी 0 वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, V0। T डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, VT होगा। मुझे VT की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि VT की वैल्यू क्या आएगी। 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम क्या है इसका, आयतन क्या है, V0, और लेकिन T डिग्री सेल्सियस इसका वॉल्यूम क्या है, VT होगा, ये होगा, है ना। तो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर इसका वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है वो V0 का, जो 0 डिग्री सेल्सियस में जो वॉल्यूम था उसका 273वां भाग इंक्रीज होता है। यदि मैं T टेम्परेचर दूं, यदि मैं T टेम्परेचर इंक्रीज करूं, T टेम्परेचर बढ़ाने पर तो इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, V0/273 इंटू T कर देंगे, T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी कि T डिग्री सेल्सियस पे इतना इंक्रीज होगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि इस नियम का कहने का मतलब क्या है, नियत दाब पर, नियत सांद्रता पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट डेफिनेटली स्ट्रक्चर एंड एट फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लेने पर अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करते हो तो नो डाउट वॉल्यूम में इंक्रीज होगा ही होगा। लेकिन ये कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वॉल्यूम है वो V0 है, लेकिन T डिग्री टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम क्या है, VT हो जाएगा। इसमें जो इंक्रीमेंट लगेगा ना, वो जो इंक्रीमेंट लगेगा, अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता हूं तो उसके वॉल्यूम में 1/V0 मतलब V0 का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम था उसके 273वें भाग से बढ़ेगा, 273 से इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से T की वैल्यू निकाल ली। अब मैं इसका मैथमेटिकली फॉर्म निकालने जा रहा हूं, मैं VT की वैल्यू निकालने जा रहा हूं कि VT की वैल्यू क्या आएगी। VT की वैल्यू क्या आएगी, VT की वैल्यू मुझे टोटल वॉल्यूम काउंट करना है, T टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो मुझे पता है कि V0, एक तो इसका V वॉल्यूम था जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसका वॉल्यूम क्या था, V0। लेकिन जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम जो है V0/273वें भाग से बढ़ गया। और अगर मैं T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देता तो उसको मैंने T से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा ओवरऑल मैथमेटिकली फॉर्म निकल के आ गई चार्ल्स लॉ की।
अगर मैं टी टेम्परेचर से इंक्रीज करता हूं तो टी से मल्टीप्लाई करने पर मुझे टोटल जो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ उसकी वैल्यू एज ए मैथमेटिकली गणितीय रूप निकल के आ गया। इस चीज को नोट कर लो बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक नोट कर लो, ये आपका आपने फेयर करना है, समझाई। तो पहले का वॉल्यूम क्या है V0, उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम क्या इंक्रीज हुआ V0 V0 अपॉन 273। अगर आप टेम्परेचर में कमी करते तो इतनी कमी आती, अगर आपने इंक्रीज किया है तो इतना इंक्रीज होगा, समझ आई। तो इसका मतलब पर डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम के 273 में पार्ट बढ़ जाएगी। अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका उतने उससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर T डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसे T से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरी बात समझ में आई कि 1 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, V0 अपॉन 273। अगर मैं T टेम्परेचर बढ़ाऊं, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊं, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, V0 अपॉन 273 इंटू T डिग्री सेल्सियस, है ना। मेरी बात समझ में आई बच्चों कि इतना इंक्रीज होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था बच्चों, हमारा फॉर्मूला निकल के आया था VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 273। मैं यहां से क्या करूंगा, V0 को कॉमन ले लूंगा, V0 को मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो क्या आया, VT इज इक्वल टू V0 कॉमन लेने पर क्या बच गया अंदर 1, है ना। मैंने कॉमन ले लिया 1 और प्लस फिर क्या रह गया यहां पर, ये T यहां आ गया, T अपॉन 273, ये कॉमन ले लिया मैंने यहां। इसको कर दो कि V0 कॉमन लेने पर, है ना, कॉमन लेने पर, ये हमने कर लिया। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, चलते आगे। कॉमन ले लिया, है ना। तो वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी, VT इज इक्वल टू V0 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस T अपॉन 273। अब मैं यहां पर 273 का एलसीएम ले लूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 273 प्लस T अपॉन में 273। मैंने एलसीएम ले लिया 273 इंटू 273 आ गया प्लस T आ गया, तो ये हमारा एलसीएम आ गया, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 दे दो, है ना। हम फाइनलाइज एक रिलेशन पे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 दे दो। बच्चों आपको ये बात पता है कि 0 केल्विन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, केल्विन की वैल्यू क्या होती है। अगर मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, मुझे पता है केल्विन बराबर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसके अंदर जोड़ दो तो वो केल्विन में 1 केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, 1 केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। और केल्विन जो होता है ना, वो केल्विन जो होता है उसका टेम्परेचर T से डिनोट करते हैं, उसको मैं T0 बोल सकता हूं। T0 मतलब होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका तापमान क्या है, T0, तो उसका मतलब मैं उसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करूं, केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करूं तो उसकी वैल्यू K के बराबर आती है, जिसको मैं कैपिटल T से डिनोट करता हूं। जब भी केल्विन में टेम्परेचर निकालते हैं, जब भी आप केल्विन में टेम्परेचर निकालते हैं तो उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब T0 मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर इन केल्विन फॉर्म, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर मैं करता हूं T की फॉर्म में, तो T का मतलब क्या है कि T टेम्परेचर पर प्लस कोई ना कोई T टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में है प्लस 273 केल्विन, तो ये T प्लस 273 T के इक्वल होगा, और T0 किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री सेल्सियस जो आपने केल्विन के अंदर कन्वर्ट किया 273 जोड़ करके, वो T0 के बराबर आ जाएगा। बच्चों मेरी यहां तक बात समझ में आई, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, डिग्री सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। हम जानते हैं कि 273 0 डिग्री सेल्सियस में जोड़ दो तो वो 1 केल्विन के बराबर होता है, जिसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं, तो उसको मैं लिख दिया कैपिटल T0, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर T वो केल्विन के बराबर होगा, यानी ये सारी चीज 1 केल्विन के बराबर होगी। ये सारी चीज किसके बराबर होगी, K प्लस T के बराबर होगी। K का मतलब होता है 273 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस T,
ऐसे। मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो इसको मैंने टी नोट से डिनोट किया, इसको मैंने टी से डिनोट किया। तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर लिख दो, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारी फाइनली? ये वैल्यू लिख दो बच्चों। यह बातें ये समीकरण 3 के अंदर रखने पर तो वीटी बराबर वी नोट, वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारी? जल्दी बोलो। 273 प्लस टी की वैल्यू क्या आई? 273 प्लस टी की वैल्यू क्या आई? टी टी। इसको क्या बोलेंगे अपने? टी क्या बोलेंगे अपने? टी। और 273 क्या बोलेंगे अपने? टी 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस वी नोट को मैं यहां ले जाऊंगा तो हमारा फाइनलाइज फॉर्मूला क्या निकल के आया? इक्वेशन वी टी अपॉन वी जीरो इज इक्वल टू टी टी अपॉन टी जीरो। ये हमारा एक फाइनलाइज रिलेशन निकल के आया। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक बात समझ में आ गई हमें। क्या बात समझ में आई? कि क्या बात समझ में आई? कि इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये देखो यहां पर Vt इज इक्वल टू टी टी एंड V0 इज इक्वल टू T0, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है, समानुपाती का। इसका मतलब वॉल्यूम T टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आयतन तापमान के समानुपाती होता है। और ये टेम्परेचर कौन सा है? ये एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी आप क्या बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो होता है ना, जब आप टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, के फॉर केल्विन, केल्विन में जब मेजर करते हैं उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। एब्सोल्यूट को हिंदी बोलते हैं परम ताप के समानुपाती होता है। तो एक स्टेटमेंट और बन गई, सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड ये बोल दो डेफिनेशन बन गई इसकी लॉ की। ये इक्वेशन इसकी मैथमेटिकली फॉर्म है। तो ये बात लिख लो कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ये भी फेयर करते जाओ, ये सारी बातें आप फेयर करते जाओ, एक एक चीज मैं आराम से समझा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर and fixed amount of gas, चलो, at constant pressure if of a volume of fixed amount of gas, sorry, volume of fixed amount of gas is directly proportional to the एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक न्यू डेफिनेशन निकल के आ गई बच्चों, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैं बड़े आराम से लो करवा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। तो ये सेकंड लॉ लिख लिया और उसके नीचे लिख दो इसकी मैथमेटिकली फॉर्म, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इक्वल होता है। और इसके नीचे जो आपको ये आपका रिलेशन निकल के आया, इसको लिख दो Vt अपॉन V0, इसको लिखना अलग से बच्चों, Tt अपॉन T0, इसको कर दो बंद। एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये ऐसा लिख दो। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। अगर मैं हिंदी में डिफाइन करूं, चार्ल्स नियम के अनुसार किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का नियत दाब पर बच्चों अपने आप डेफिनेशन बनती है। नियत दाब पर आयतन उसके परम ताप होता है, जिसको आप केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं, परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब इसका आप गणितीय रूप क्या लिखोगे? आप इसका Vt बटा में V0, Tt बटा में T0,
ये आपने लिख दिया, और इसके बाद लिख दो समानुपाती होता है V समानुपाती T, यानी ये T क्या है यहां पर, परम ताप है, परम ताप, जिसको आप केल्विन में मेजर कर रहे हो। ओके, यहां तक मेरी बात समझ में आई। इसको निरपेक्ष ताप भी बोलते हैं, परम ताप को हिंदी में निरपेक्ष ताप भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक डेफिनेशन, दोनों स्टेटमेंट समझ में आई आपको, दोनों कथन समझ में आए, एक एक चीज मैंने ईमानदारी से समझाए हैं। अब अपने ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं बच्चों, फटाफट इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तीसरी बात कर रहे हैं ग्राफ बनाने की। हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, दो हमने स्टेटमेंट पढ़ी, अब हम अपने ग्राफ करने जा रहे हैं। ग्राफ के बिना नियम कंप्लीट नहीं होता। आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इसको अपने इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, है ना। तो हमारा जो चार्ल्स इक्वेशन क्या थी, हमारी चार्ल्स इक्वेशन बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारी चार्ल्स इक्वेशन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फर्स्ट, जो हमारी सबसे पहले निकल के आई थी, वो क्या थी? चार्ल्स स्टेटमेंट क्या थी अपनी? वीटी बराबर इज इक्वल टू वी नो V0 प्लस V0 अपॉन 273 T। ये हमारी चार्ल्स इक्वेशन थी, है ना। चार। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ हेडिंग डाल लो बच्चों, ग्राफ प्लॉट बिटवीन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। ग्राफ प्लॉट बिटवीन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ये हेडिंग डाल देना बच्चों आप। बिल्कुल साथ के साथ फेयर काम भी कर रहे हैं अपने। ग्राफ प्लॉट बिटवीन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर हेडिंग डाल के फिर लिखो चार्ल्स इक्वेशन। अब इस चार्ल्स इक्वेशन पे कैसे इंप्लीमेंट होगा ग्राफ, उसको अपने इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। चार्ल्स इक्वेशन को हम ये सर ग्राफ कैसे बनाएं, ये थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका तो मैं बताता हूं बच्चों। पहले आपने क्या करना है, ये इक्वेशन लिख लो बड़ी बड़ी, Vt बराबर V0 प्लस V0 273 T। अब आप देखो कि यहां पर वेरिएबल क्या क्या आ रहे हैं। एक तो Vt वेरिएबल है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। एक वेरिएबल कौन सा है आपका? वेरिएबल देखो बच्चों इसके अंदर, वेरिएबल एक तो V है, और ये V0 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, तो ये कांस्टेंट है। इसको आप C बोल सकते हो, C, है ना। तो यहां पर वेरिएबल एक ये है, एक वेरिएबल ये है। अगर मैं इसको y बोलता हूं, इसको मैं x बोलता हूं, ये दोनों के दोनों चर हैं, दोनों वेरिएबल, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब एक मेरे सामने जो इक्वेशन निकल के आ रही है वो कौन से आ रही है? y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। और आपको पता है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स एक लीनियर इक्वेशन है, एक रेखीय समीकरण होती है, एक रेखीय समीकरण ये बन रही है, अपने आप बन रही है। देखो ये c कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, जिसको बोलते हैं अंतःखंड, और ये t क्या है? एक वेरिएबल है, जिसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स बनता है। और m क्या है? यहां पर स्लोप है, जो कि खुद नियत है, जो कि खुद कांस्टेंट है। तो स्लोप की वैल्यू क्या है? V0 अपॉन 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो एक लीनियर इक्वेशन बनती है। तो ग्राफ बच्चों प्लॉट कर दो। ग्राफ क्या निकल के आएगा? ग्राफ अगर मैं बनाऊं, किसके वर्सेस बनाना है मुझे ग्राफ किसके वर्सेस बनाना है? टी टेम्परेचर के वर्सेस, टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड मुझे बनाना है वॉल्यूम के वर्सेस। और ग्राफ मुझे पता है कैसा बनेगा। ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों समानुपाती है, और रेखीय ग्राफ बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगी, तो ये एक प्रकार का एक लीनियर ग्राफ आएगा। बच्चों यहां तक समझ में आया? अगर मैं इसको पीछे डॉटेड लाइन से एक्स्ट्रा प्लॉट करूं, तो ये एक्सिस जहां जाकर के मिलेगी, उस पॉइंट को मैं बोलूंगा V0, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम V0, जो कि कांस्टेंट है, जिसको इंटरसेप्ट बोलेंगे। इंटरसेप्ट मतलब होता है अंतःखंड, यानी अंतःखंड की वैल्यू क्या है बच्चों? V0, यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है बच्चों? ये V0, है ना, अंतःखंड बोलेंगे, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। तो ये एक प्रकार का लीनियर ग्राफ बनता है। अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं, तो स्लोप इसकी कैसी आती है? स्लोप बच्चों इसकी आती है स्ट्रेट लाइन स्लोप विद पॉजिटिव साइन, है ना। स्लोप कैसे आती है इसकी? स्ट्रेट लाइन आती है विद पॉजिटिव साइन। और स्लोप की वैल्यू क्या है? स्लोप इज इक्वल टू V0 अपॉन 273,
ये इसकी स्लोप निकल के आती है। तो ये ग्राफ बन के आता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर 1 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इसका जो वॉल्यूम है, जो 0 डिग्री सेल्सियस जो इसका वॉल्यूम था, जो इसका 0 डिग्री सेल्सियस इसका वॉल्यूम था, वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर इसमें जो इंक्रीज होगा वो पहले वाले 0 डिग्री सेल्सियस पे जो उसके वॉल्यूम था उसकी 273वें भाग 273वां भाग कर दूं, उतना इंक्रीमेंट लगेगा, उतना बढ़ेगा। ये है बात, समझ में आई बच्चों? ये हमारा ग्राफ हुआ। इसको अपने चार्ल्स ग्राफ को अपने वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ भी कहते हैं, इसको वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं। ये हमने चार्ल्स लॉ कंप्लीट कर लिया। अगर मैं इसको समराइज करूं, सिंपल सी बात समराइज करने जा रहा हूं कि कांस्टेंट प्रेशर, C फॉर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट कंसंट्रेशन, यानी उसके नंबर ऑफ मोल्स मैंने नियत कर दी, उसकी सांद्रता मैंने नियत कर दी, नियत दाब व नियत सांद्रता पर अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, नो डाउट वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन हाउ मच, कितना इंक्रीज होगा? अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम उसका कितना इंक्रीज होगा? ये कहता है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो उसका वॉल्यूम था ना, वो था V0, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसका जो वॉल्यूम बढ़ेगा V0 बटा 273वां भाग इसका इंक्रीज होगा। यही बात बोलते हैं, अगर टेम्परेचर में डिक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। हाउ मच, कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो इसका वॉल्यूम था V0, अगर 1 डिग्री सेल्सियस में डिक्रीज कर रहा हूं तो इसका वॉल्यूम भी V0 बटा 273वां भाग डिक्रीज होगा, कमी आएगी। शायद इतना बढ़िया लो मैं नहीं समझा सकता। अब मुझे मेरा पता है कि ये मैं बच्चे कहते हैं सर आप रिवाइज बहुत करते हो बार बार। इसका मेन मोटिव ये है कि आपने एक बार क्लास लगाई, जिंदगी भर मत भूलना। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप नोट्स भी नहीं बना रहे ना तो भी आपको याद होगा। बच्चों अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो बना लेना, आपका फायदा है, लेकिन मैं भी आपको नोट्स दूंगा, चिंता मत करना। ये हमारा चार्ल्स लॉ खत्म हुआ। अब कल हम पढ़ेंगे, कल हम 2 लॉ एक साथ करेंगे, इकट्ठे कंप्लीट करेंगे। लेक्चर ज्यादा लंबा हो गया, चलते हैं बच्चों। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको ये वाली बात समझ में आई, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझ में आई? जल्दी बोलो, शाबाश। चार्ल्स लॉ कंप्लीट हुआ बच्चों, समझ में आ गया। एक एक चीज बारीकी से करवाई, एक एक चीज पूरा डीपली करवाई। मुझे नहीं लगता जिसने बच्चे ने लेक्चर अटेंड किया होगा उसको प्रॉपरली याद हो गया होगा, उसको तो मुझे लगता है नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी। सारी बातें नीट एंड क्लियर होगी कि कैसे कैसे क्या बताया इसने। कल हम पढ़ेंगे सेकंड थर्ड लॉ, जिसको बोलते हैं अमेटोन लॉ। वो बिल्कुल ईजी है, वो बहुत छोटा सा लॉ है, वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा ये है। उसके बाद पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ करते कल हम सारे लॉ खत्म कर देंगे। अब नेक्स्ट क्लास कब होती है मैं बताऊंगा आपको, और आपसे मिलने भी आऊंगा बच्चों, चिंता मत करना। बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं कल।